तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। आज बात करेंगे उस बड़े केस की जिसमें सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आईआरएस ऑफिसर समीर वानखेड़े के ऊपर एक केस दर्ज कर दिया गया है और उसके 29 ठिकानों पर पिछले 2 दिन से छापेमारी चल रही है। अब ऐसा कौन सा कांड उस समीर वानखेड़े ने कर दिया कि इतने बड़े लेवल पे पूरे देश में, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन सब राज्यों में रेड्स की जा रही है, छापेमारी की जा रही है। क्या ये सब अचानक हो गया? केस क्या था? सबसे बड़ी बात कि जो एक सबसे बड़ा इल्ज़ाम इस केस में समीर वानखेड़े के ऊपर लगा है वो है 25 करोड़ रुपए की एक्सटॉर्शन करने की कोशिश और 50 लाख रुपया उस डील के चलते हुए एडवांस में लेने का आरोप। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 50 लाख रुपया दिया किसने, और जिसने दिया क्या उसने आज से 2 साल पहले उस 50 लाख का जिक्र अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में किया या नहीं किया? बात करते हैं शाहरुख खान की, जिसके बेटे आर्यन को इसी समीर वानखेड़े और उसकी टीम, जिसमें 2 इंटेलिजेंस ऑफिसर थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, एनसीबी, जब समीर वानखेड़े मुंबई महाराष्ट्र एनसीबी का जोनल डिप्टी डायरेक्टर था, ओवरऑल हेड था, मुखिया था, और वहाँ से वो पूरा ऑपरेशन जो 2 अक्टूबर 2021 को चलाया गया, महात्मा गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ एक बड़ा दिन है 2 अक्टूबर, उसी दिन ये केस हुआ था। मुंबई से एक लग्जरी लाइनर गोवा जाने की तैयारी में था और उस समुद्री जहाज के ऊपर एक पार्टी की जाती है जिसको रेप पार्टी कहा जाता है। वो रेप पार्टी थी कि नहीं थी, ये अब बात शंका का विषय है, लेकिन उस समय कहा यह गया। और उस रेप पार्टी की इंफॉर्मेशन एनसीबी के पास पहुंचती है कि वहाँ पे उस जहाज पे कुछ लोग ड्रग का इस्तेमाल करेंगे और कुछ लोग ड्रग की सेल परचेज करेंगे, और उसके चलते हुए समीर वानखेड़े ने पर्सनली वो पूरा ऑपरेशन सुपरवाइज किया। अपने 2 खास इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ मिलके वहाँ पे एक रेड प्लान की गई, जो अभी प्लांटेड रेड लगती है, पहले इसको प्लान्ड रेड कहा गया था। और वहाँ पे एक वो शख्स मौजूद है जो बाद में इस पूरे केस का एक बड़ा गवाह बनता है, जिसका नाम है केपी गोसावी। ये एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है, जिसको हम कहते हैं प्राइवेट जासूस है, अपनी एक डिटेक्टिव एजेंसी की तरह काम करता है। और वो शख्स कहा जाता है कि अंदर से कहीं एनसीबी के साथ मिला हुआ था और वो प्लांट था, क्योंकि इस पूरी घटना के पहले, एनसीबी की रेड होने के पहले, उस समुद्री जहाज पे शाहरुख खान के बेटे आर्यन के साथ केपी गोसावी की सेल्फीज बाद में सामने आई थी कि वो शख्स उस पार्टी में
आर्यन खान के साथ मौजूद था। अगर वो आदमी वहाँ पे मौजूद था, सेल्फीज ले रहा था और उसने जो देखा सुना वो सब एनसीबी को बताया, एनसीबी की कार्रवाई हुई और उसके बाद वो शख्स आज एक्यूज्ड बन गया। इसका मतलब ये एक्यूज हमने नहीं बनाया, सीबीआई ने बनाया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो शख्स भी इस पूरी साजिश का हिस्सा हो सकता है, ऐसा सीबीआई की एफआईआर का मानना लगता। अब सोचने वाली बात यह है कि एक इतना बड़ा ऑफिसर जिसका इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, मैं उसको जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। मैं जब डीएनए अखबार में 2005 से 2011 तक काम किया, 6 साल, मुंबई का उस समय में दूसरे नंबर का बड़ा अखबार था और शुरू में तो टाइम्स ऑफ इंडिया को अच्छी खासी टक्कर भी दी। 6 लाख के ज़्यादा सर्कुलेशन हो गई थी डीएनए अखबार की। उसी अखबार में मैं काम किया करता था, सीनियर असिस्टेंट एडिटर था। तो बहुत से, क्योंकि मैं एयरपोर्ट कवर करता रहा हूँ आधी उम्र अपने कैरियर में, उन दिनों में समीर वानखेड़े मुंबई एयरपोर्ट पे एयर इंटेलिजेंस यूनिट का इंचार्ज हुआ करता था, इन द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। और इसके साथ वहाँ भी इसी किस्म के बड़े तेज तरार और बड़े इंटेलिजेंट ऑफिसर्स की टीम थी। वहाँ पर भी इसने बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को पकड़ा, बड़े सेंसेशनल केस डिटेक्ट किए। स्मगलिंग जिस तरीकों से की जाती है उन तरीकों का भंडाफोड़ भी किया। कुछ बड़े केस, जिनमें से एक मुझे आज भी याद है, अनुष्का शर्मा जो आजकल विराट कोहली की पत्नी है, इनको इस केस में पकड़ा था और बहुत हो हल्ला हुआ था, हंगामा हुआ था। उसके साथ काफ़ी सारे लोग जो फिल्म और म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे उनको भी पकड़ा गया। इसलिए नहीं कि वो हार्डकोर स्मगलर थे, इसलिए कि उन्होंने जो चीज़ें अपने साथ बाहर से जब देश लौटते थे ऐसी लेके आए जिनको डिक्लेयर नहीं किया था। जैसे अनुष्का शर्मा के केस में उसने कोई गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी लेके आई, जो एक अमाउंट जो फिक्स किया हुआ सरकार ने कि इतने हज़ार से ज़्यादा का सामान आप लेके नहीं आ सकते, लाते हैं तो आपको ड्यूटी और फाइन पेनल्टी देना पड़ेगा। और फाइन पेनल्टी इतनी ज़्यादा होती है कि जितने की चीज़ होती है उससे 3-4 गुना ज़्यादा उसका फाइन पेनल्टी लग जाता है। 1 लाख की चीज़ पे 3 लाख रुपया पेनल्टी लग जाती है। ड्यूटी तो भरनी है आपको। तो बहुत से लोगों सामान छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि वो इतने पैसे भरने के लिए भरेंगे भी तो उस चीज़ की कीमत इतनी नहीं होती है। उस केस में, वो केस आज भी चल रहा है अनुष्का शर्मा का, उसके ऊपर जो कस्टम ने इस केस के बाद जो ड्यूटी डिमांड की थी उसको लेके सेंट्रल ट्रिब्यूनल में अभी तक अनुष्का शर्मा की अपील चल रही थी। उसके बाद हाई कोर्ट में केस हुआ, अनुष्का शर्मा हाई कोर्ट में गई और उसमें भी कुछ टेक्निकल गलती हुई तो हाई कोर्ट ने अनुष्का शर्मा को अपने नाम पे पिटीशन डालने को कहा, जो पहले उसने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम से डाली थी। तो वो केस का फैसला अभी तक नहीं हुआ है, जो इसी अफसर समीर वानखेड़े ने शुरू किया था। और ये इनकी फैमिली बड़े अच्छा रेपुटेशन था, इनके पिताजी भी सरकारी नौकरी में थे। तो उसके बाद ये शख्स नौकरी में आता है, पहले 1-1.5 साल इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करता है, उसके बाद IRS में आ जाता है। तो यहाँ उसकी पोस्टिंग मुंबई एयरपोर्ट पे हो जाती है, जो बहुत देश का सबसे सेंसिटिव एयरपोर्ट माना जाता है।
वहाँ पे इसने काम किया और मेरी तकरीबन रोज़ दिन में 2-3 बार बात होती थी। कई बार ये पूछने के लिए कि आज का कोई बड़ा केस है तो बताइए। कई बार समीर का फ़ोन आ जाता था कि ये हमने एक अच्छा सीजर किया है, आपके लिए खबर। तो इतना अच्छा तालमेल था हमारा, मेरे अकेले के साथ नहीं, और जो बड़े अखबार थे 3-4, उनके रिपोर्टर जो एयरपोर्ट कस्टम्स कवर करते थे, उनके साथ भी अच्छा रैपो समीर ने बना के रखा था। सुर्खियों में रहने का इस शख्स को बहुत शौक था। इसको लगता था शायद कि जितना नाम आपका अखबार में छपेगा, उतनी ज़्यादा आपकी मशहूरी और आपके नाम का तहलका दबदबा समाज में बनेगा। शायद वो एक मिसकैलकुलेटेड मूव थी। इतना लाइमलाइट में नहीं आना चाहिए कि आपकी तारीफ में उतनी आंखें नहीं हो जितनी आपको पकड़ने में लग जाती है। खैर, उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन मुझे इसके एटीट्यूड में फ़र्क तब लगा, तब नोट किया मैंने, जब एयरपोर्ट से समीर की ट्रांसफ़र हो जाती है सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में। अब वो ज़माना था जब आहिस्ता आहिस्ता एयरपोर्ट पे कस्टम वालों की कमाई कम हो रही थी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से ड्यूटीज़ बहुत कम हो गई थी, तो लोग थोड़ी बहुत ड्यूटी भर के सामान अपना लेके बाहर निकल आते थे एयरपोर्ट से। तो बहुत से लोगों ने एयरपोर्ट से बदलियाँ करवा के सर्विस टैक्स में चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे टैक्स की चोरी बहुत होती थी और उन चोरों को पकड़ने के बाद अच्छे खासे पैसों की डील हो जाती थी। उसी समय सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा केस कोई डिटेक्ट किया था जो समीर की सुपरविजन में हुआ था, और ऑफिस धारावी में था, मुझे आज भी याद है। मैं गया वहाँ पे, तो इस शख्स ने मुझे मिलने से इनकार कर दिया। उसके बाद मैं 2-3 दिन फ़ोन करता रहा, फ़ोन का जवाब नहीं। एक दिन फ़ोन उठाया और पहचानने से इनकार कर दिया कि मैं तो आपको जानता ही नहीं। तो मैं समझ गया कि या तो इसके साथ कुछ लोग बैठे हैं, या ये वो नहीं रहा है, इसके एटीट्यूड में फ़र्क पड़ गया। मैंने दूसरे अपने सहयोगियों से बात की। वो 3-4 लोग जो उसी समय एयरपोर्ट के समय पे इसके टच में रहते थे, हम रिपोर्टर लोग आपस में नोट्स एक्सचेंज करते रहते हैं, तो उनका भी फीडबैक यही था कि उसने आजकल सबका फ़ोन उठाना बंद कर दिया है। कहीं ना कहीं लगा कि वो शख्स अभी बदल गया था, कुछ और डिफरेंट रास्ते पे चल रहा था। ये वो समय था जब जो इंटरनल इंटेलिजेंस होती है डिपार्टमेंट्स की, उनको इसके ऊपर निगाह रखनी चाहिए थी कि जो शख्स क्या कर रहा है। हर डिपार्टमेंट में इंटरनल सुपरविज़न होती है और बड़े बड़े लेवल पे होती है। ये सब बातें तभी डिपार्टमेंट को क्यों मालूम नहीं पड़ी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ कस्टम एंड एक्साइज को इसकी एक्टिविटीज़ पे शक क्यों नहीं हुआ, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और उसके बाद इसको एनसीबी की पोस्टिंग दी जाती है, जो बहुत सेंसिटिव पोस्टिंग है। ऐसा ऐसा करते करते ये आदमी बाद में शायद, अगर मुझे बराबर याद हो, तो ये एनआईए में भी शायद डेपुटेशन करके आया। मैं कुछ दोस्तों से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई बातचीत हो नहीं सकी उनसे। लेकिन एक सेंट्रल डेपुटेशन पे गया, वहाँ पे कुछ अच्छे काम किए होंगे, तो वापस आके इसको इतनी बड़ी एक और सेंसिटिव पोस्टिंग दी गई एज जोनल हेड ऑफ एनसीबी महाराष्ट्र। वो पूरा वेस्टर्न इंडिया का ही तकरीबन बन जाता है, इतना बड़ा ज्यूरिसडिक्शन है। और मुंबई तो सेंटर है ड्रग्स का, स्मगलिंग का, कंजम्पशन का। आसपास के इलाकों में मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत होती है। अब
वहाँ पे ये शाहरुख खान का केस आ जाता है, उसके बेटे का केस आर्यन खान का। अब उसको पकड़ लिया जाता है 13 ग्राम ड्रग के साथ, उसके साथ मैरिजुआना, MDMA की गोलियाँ, एक्सटेसी जिसको कहते हैं, इस किस्म की 3-4 किस्म की ड्रग की क्वांटिटी शो की जाती है कि वो आर्यन खान से मिली। 2 अक्टूबर 2021 को अरेस्ट किया जाता है, 3 तारीख को कोर्ट में पेश किया जाता है और इसका जुडिशियल कस्टडी हो जाती है। उसी महीने की 28 तारीख को हाई कोर्ट से आर्यन खान को जमानत मिल जाती है, लेकिन तब तक बहुत कुछ निकल के सामने आ गया था। 25 करोड़ का जिक्र तभी से आना लग गया था, 50 लाख एडवांस लिया गया, इसकी बातें भी हमने सुनी और उस ज़माने में दोस्तों से, लोगों से कन्फर्म भी की। लेकिन क्योंकि ये सबकी सब चीज़ें मुँह ज़बानी होती है, कोई चेक से पेमेंट तो होती नहीं, कोई ड्राफ्ट से पैसा नहीं दिया जाता, पूरी की पूरी पेमेंट ब्लैक से होती है या हवाला से होती है। और अब जो जहाँ से हमने बात शुरू की थी, अब CBI की इंक्वायरी तो शुरू हो गई, लेकिन इस तथ्य को आप सिद्ध कैसे करोगे? सिद्ध करने का एक ही रास्ता, और वो रास्ता है शाहरुख खान का घर का रास्ता। अगर शाहरुख खान आज कहता है कि जी मैंने डर के इस आदमी के रुतबे से, इसकी ओहदे से और अपने बेटे की छुड़ाने की फिराक में मैंने ये पैसा दिया, और वो पैसा मैंने अपनी किसी इस खाते में डाल दिया, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न में मैं नहीं लिख सकता था कि मैंने ये 50 लाख रिश्वत में दिया, या मैं ब्लैक का पैसा मेरे पास नहीं था, मेरे किसी दोस्त ने, किसी फिल्म प्रोड्यूसर ने, किसी फाइनेंसर ने, किसी वेल विशर ने मेरे बिहाफ पे ये पेमेंट की। अब फिर वो बताना पड़ेगा वो कौन है, तो लंबी चौड़ी चेन चल जाती है। और इसमें एक जो मेन गवाह था जिसने सबसे पहले जो एलिगेशन लगाई थी, प्रभाकर नाम का शख्स। अब देखिए बड़ी कैसे कहते हैं कोइंसिडेंसेस, अब वो आदमी इस दुनिया में नहीं है, वो परलोक चले गए। अब जिस आदमी की गवाही इस पूरे केस में सबसे बड़ी हो सकती थी, वो आदमी इस दुनिया में नहीं है। अब कौन गवाही देगा? अगर गवाही नहीं, कोई प्रूफ नहीं, सबूत नहीं, तो ये इल्ज़ाम 50 लाख एडवांस लेने का सिद्ध कैसे होगा? शायद उसको कवर अप करने के लिए CBI ने दूसरा केस जो ऊपर बनाया है, मतलब उसी FIR में जो दूसरी धाराएं लगाई हैं, वो एंटी करप्शन की लगाई है कि इनके पास इनकी जायदाद जो है, मूवेबल और इमूवेबल, चल अचल संपत्ति, वो इतनी ज़्यादा है जो इनके नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम से बहुत ज़्यादा है। कहा गया है कि इनकी मंथली सैलरी तकरीबन 1 लाख रुपया थी, लेकिन इनकी जो संपत्ति है वो इतनी ज़्यादा है कि इस तनख्वाह से, इस सैलरी से आदमी इतने सालों में इतने पैसे नहीं बना सकता। और वो 5 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मुंबई में हैं, और एक रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, बाकी कमर्शियल प्रॉपर्टी, जिनमें से एक बार भी है। बार का जिक्र पहले भी निकला था। बार का जो लाइसेंस है वो समीर वानखेड़े के अपने नाम पे है। अब जब आदमी आप सरकारी सर्विस में आ गए तो आपको वो अपना छोड़ देना चाहिए था प्राइवेट बिजनेस, या अपने किसी रिश्तेदार के नाम पे ट्रांसफ़र करवा देते। आप सरकारी नौकरी करते हुए, वो भी एक सेंसिटिव डिपार्टमेंट में करते हुए, अब प्राइवेट बिजनेस कैसे चला सकते हो? उन्होंने बंद नहीं किया, वो चलाया।
वो भी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। जो अपना घर है वो बांद्रा जैसे पॉश, सुपर पॉश इलाके में, जहाँ कम से कम कीमत भी फ्लैट की पकड़ी जाए तो 6-7 करोड़ से कम नहीं होती। 10-12 करोड़ तक नॉर्मल 2-3 बेडरूम का फ्लैट वहाँ पड़ता है, इतना महंगा इलाका। उसके बाद और 2 कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं। वो कमर्शियल प्रॉपर्टी तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से भी महंगी होती है। अब ले देखिए, अगर सब कंजर्वेटिव एस्टीमेट से भी लगाएं कि 10-15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मुंबई में है, तो इतना पैसा आया कहाँ से? इस बात की जांच सीबीआई कर रही है। और जो बाकी के 29 ठिकानों पे छापेमारी हुई है वो किस लिए? कानपुर में, यूपी में और शहरों में, उत्तराखंड में भी कुछ कहते हैं, बिहार में, उड़ीसा में कहीं, और तमिलनाडु जहाँ उनकी अभी पोस्टिंग की गई थी। मुंबई में ये कंट्रोवर्सी होने के बाद इनको ट्रांसफ़र कर दिया था तमिलनाडु, चेन्नई, वहाँ की राजधानी में, जहाँ कोई टैक्स का छोटा मोटा कोई डिपार्टमेंट है, जहाँ कोई अहमियत वाली वो कोई पोस्टिंग नहीं थी, इनकॉन्सिक्वेंशियल डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं। जिस जगह पे इनको बहुत पहले बैठा देना चाहिए था वहाँ पे बहुत लेट बैठाया। और उसके बाद एक डिपार्टमेंटल SIT बैठती है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो इतनी इंक्वायरी के बाद सब ये सबूत दस्तावेज इकट्ठे करके उनके खिलाफ FIR दर्ज कर देती है और पूरे देश में रेड्स उनके खिलाफ होती हैं। अब 1-2 दिन में पता चलेगा कि ये 5 प्रॉपर्टीज़ के अलावा कितनी और प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या बैंक लॉकर्स हैं, क्या कैश मिला या नहीं मिला, इस बात का खुलासा होना अभी बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल रहेगा, क्या शाहरुख खान सच्चाई बताने के लिए सामने आएंगे? अगर वो नहीं आते हैं तो समझ लीजिए कि आधा केस खत्म हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।